हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गाला पेपर नंबर 5 का सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने आप लोगों को पेपर नंबर 2, 3 एंड 4 का सॉल्यूशन करवा दिया है। वो लेक्चर अगर आपने मिस किया तो उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट पिन के अंदर मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से, जहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट एप्रोप्रिएट। इसमें से कौन सी पेयर एप्रोप्रिएट नहीं है, यानी कि मिसमैच्ड है। फर्स्ट है साइट्रिक फ्रूट्स के अंदर साइट्रिक एसिड होता है। सेकंड है कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड। थर्ड है स्टिंग ऑफ रेड एंट, उसके अंदर मिथेनोइक एसिड होता है। और टोमेटोज के अंदर टार्टरिक एसिड। तो ये जो डी वाला है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज टार्टरिक एसिड जो है वो टेमेरिंड में होता है, यानी कि इमली के अंदर होता है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन इज C2H6, देयर आर डैश कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो C2H6 के अंदर टोटल 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो हम टिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी 7। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज ब्लड ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के थ्रू आता है और वहीं पे वो ब्लड के साथ मिक्स होता है। हम टिक करेंगे ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट किलोवाट आवर। किलोवाट आवर जो है वो एनर्जी का यूनिट होता है, और एनर्जी और वर्क दोनों के दोनों सेम यूनिट्स में काम करते हैं, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे ऑप्शन ए वर्क। फिर फिफ्थ में पूछा है व्हाट हैपन्स टू एन ऑब्लिकली इंसिडेंट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। अगर कोई लाइट की रे ग्लास टू एयर यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो उस केस में वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होती है, जो हमें ऑप्शन सी में गिवन है, तो हम ऑप्शन सी टिक कर देंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा है अकॉर्डिंग टू इंडियन एल्मेनेक द एक्चुअल सनराइज ऑफ द डे is 6:32 AM. Then sun will appear in the horizon at। हमें पता है कि हमें होराइजन पे जो सन है वो 2 मिनट्स अर्लियर दिखाई देता है, तो 6:32 से 2 मिनट्स अर्लियर होता है 6:30, तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन सी। अब हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में पूछा है डैश इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। तो मीथेन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, हम टिक कर देंगे यहाँ पे मीथेन। फिर एट्थ में पूछा है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द इंटीरियर ऑफ अ सोलेनॉइड आर म्यूचुअली डैश लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड के अंदर जो है वो पैरेलल चलती है, बिकॉज वहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो हमारा आंसर आएगा पैरेलल। फिर नाइन्थ नंबर में पूछा है विथ द हेल्प ऑफ डैश मिनरल प्रोटीन कैन बी सिंथेसाइज्ड। तो प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन में से सिंथेसाइज्ड होता है, हमारा आंसर आएगा नाइट्रोजन। टेंथ में पूछा है व्हेन टॉल पी प्लांट टीटी एंड द शॉर्ट पी प्लांट टीटी वर हाइब्रिडाइज्ड इट प्रोड्यूस्ड ऑल टॉल प्रोजेनी बिकॉज टॉलनेस इज अ। तो वो एक्चुअल में एक डोमिनेंट ट्रेट होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे डोमिनेंट। 11th वाला बहुत इजी क्वेश्चन है an incident ray parallel to principal axis after reflection passes through। अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ट्रैवल करती है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ट्रैवल करेगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर हमारा एफ। फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सिनेबार। सिनेबार जो है वो मर्क्यूरी सल्फाइड होता है, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे HgS। अब है हमारे पास ट्रू फॉल्स। 13th में पूछा है देयर आर 2 आयनिक बॉन्ड्स इन मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये ट्रू है, बिकॉज MgCl2 बनता है, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सचेंज होते हैं। फिर 14th में पूछा है द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड कंसिस्ट ऑफ अ प्लम एज अ फ्यूचर शूट एंड रेडिकल एज अ फ्यूचर रूट, ये भी हमारा ट्रू है। फिर 15th में पूछा है आइरिस डज नॉट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, ये फॉल्स है, बिकॉज आइरिस जो है वो प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। फार्मर्स एड जिप्सम इफ द pH ऑफ द सॉइल इज लेस देन 6.5, ये हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है, बिकॉज वो कैल्शियम ऑक्साइड
या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं, जिप्सम को ऐड नहीं करते। फिर 17th जो है वो 1 वर्ड्स और 1 सेंटेंस वाला क्वेश्चन है। डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट इन डाइट कॉजेज गोइटर। गोइटर जो है वो आयोडीन की कमी से होता है, हमारा यहाँ पे आंसर आएगा आयोडीन। 18th में पूछा है व्हाट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा के अंदर होता है फ्रेगमेंटेशन, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे फ्रेगमेंटेशन। 19th में अगेन एक मिसमैच्ड पेयर पूछा है। अगर आप यहाँ पे रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा मिसमैच्ड है। 20th के अंदर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है पैरेलल कनेक्शन के लिए, तो फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, वैसे 1/Rn, जितने भी रेजिस्टेंस है उसके लिए वो ऐड होता जाएगा। अब हमारे पास मैच द फॉलोइंग। पोटैटो के अंदर जो है वो होता है रिप्रोडक्शन बाय द ट्यूबर स्टेम, तो हम 21 के लिए आंसर लिखेंगे ट्यूबर स्टेम। 22 के अंदर जो है ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम जो है वो एक बर्ड वहां पे बनता है लीफ के मार्जिन के ऊपर, तो हम वो टिक कर देंगे। फिर है हमारे पास ओमनीवोरस, ओमनीवोरस जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं और हर्बीवोरस जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। इस तरीके से हमारा सेक्शन ए फिनिश होता है। नेक्स्ट है सेक्शन बी के क्वेश्चन, जिसमें हमें एनी 9 अटेम्प्ट करने हैं। 25th नंबर में पूछा है विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्रिपेयर सीमेंट, राइट इट्स प्रिपरेशन। तो सीमेंट को प्रिपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, जिसको कहा जाता है क्विकलाइम। क्विकलाइम को हम सबसे पहले वाटर के साथ मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और बाद में वो यूज किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट। फिर है 26 के अंदर व्हाट इज एक्वा रेजिया, जिसको रॉयल वाटर भी कहा जाता है, और कौन से मेटल्स उसके अंदर डिसॉल्व होते हैं। तो एक्वा रेजिया जो है वो एक टाइप का मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर के अंदर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 दोनों के दोनों कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:1, यानी कि HCl के 3 पार्ट्स होते हैं और HNO3 का 1 पार्ट होता है। इसके अंदर नोबल मेटल्स को डिसॉल्व किया जाता है, जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम और पैलेडियम। फिर है व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर मैमल्स एंड बर्ड्स। क्यों हमें हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना पड़ता है। तो एज मैमल्स एंड बर्ड्स रिक्वायर टू कीप देयर बॉडी वार्म, हमें हमारी बॉडी को वार्म रखना पड़ता है, इसलिए हमें हायर सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन का। Thus it is beneficial if oxygenated blood remains separate, as its mixing with deoxygenated blood can make the entire blood impure। अगर हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाएंगे तो फिर जो पूरा एंटायर ब्लड है वो हमारा इम्प्योर हो जाएगा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर वार्म नहीं रहेगा, और वार्म नहीं रहेगा तो सर्वाइवल में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमें जो है दोनों ब्लड को सेपरेट रखना पड़ेगा। व्हाट चेंजेस अकर्स इन गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के टाइम पे गर्ल्स के अगर आप ब्रेस्ट देखोगे तो उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है, ओवरीज ग्रो होने लगती है, वो एग देना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, साथ साथ में स्वेट भी ज्यादा प्रोड्यूस होता है, फेस के ऊपर एक्ने और पिंपल्स डेवलप होने लगते हैं, हेयर ग्रो होने लगते हैं अंडर द आर्म्स एंड थाइज एंड द पब्लिक रीजन। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ी। फिर होता है पॉलिनेशन और उसके टाइप्स। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा बिलोंगिंग टू द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जब पोलन ट्रांसफर होते हैं तो उसको कहा जाता है पॉलिनेशन। 2 टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। फिर हमें प्रिज्म का डायग्राम बनाना है और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन। तो प्रिज्म आपको पता है एक ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है,
सबसे पहले हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है दैट इज नॉर्मल लाइन, ठीक है। ये वाली जो लाइन है वो नॉर्मल लाइन है। अब उसके साथ जब लाइट इंसिडेंट होती है तो वो एंगल को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। वो ऐसे ही स्ट्रेट ट्रैवल करती अगर प्रिज्म नहीं होता। बिकॉज प्रिज्म है इसलिए वो लाइट जो है वो ऐसे बेंड हो जाती है और फर्दर यहां से बेंड हो जाती है। एंगल ऑफ डेविएशन किसके बीच का एंगल होता है? तो ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था और ये जो इमर्जेंट एंगल है उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि लाइट जो है वो इतना एंगल बेंड हो चुकी है। अब पूछा है 31 के अंदर एक पर्टिकुलर ग्राफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ रजिस्टर एंड करस्पॉन्डिंग करंट आई थ्रू द गिवन रजिस्टर है शोन, प्लॉट द ग्राफ एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। देखो जब भी आपको ऐसा ग्राफ वाला क्वेश्चन आए तो आपको सिंपल ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है। क्या करना होता है यहाँ पे, तो पहले अगर मैं यहाँ पे v की वैल्यूज ले लूँ और यहाँ पे i की वैल्यू ले लूँ तो आप लोगों को फिर इस केस में यहाँ पे, क्योंकि आपके पास तो ग्राफ पेपर होगा नहीं, लेकिन आपको फिर वो एज्यूम करना पड़ेगा कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर अगर हम y एक्सिस पे करंट लेंगे तो। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो रैंडम वैल्यूज गिवन है। तो इस केस में आप लोगों को प्रॉपरली एक तो ग्राफ बनाना आना ही चाहिए। हम वापस से ये ग्राफ बना रहे हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सेस ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे वोल्टेज की अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो आपको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 1.6 दिखाई दे रही है, मैक्सिमम वैल्यू दिखाई दे रही है 13.2। अगर मैं यहाँ पे 3 का लेके चलो तो यहाँ पे 3, फिर आएगा 6, फिर आएगा 9, फिर आएगा 12, फिर आएगा 15। मैंने क्या किया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 यूनिट्स ऐसा लेके मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। साथ साथ में अगर मैं करंट की बात करूँ तो यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेके चलता हूँ तो 1, 2, 3 एंड 4। फिर आप लोगों को 1.6 पे 0.5 होता है तो 1.6 जो है वो 3 से कम होगा और वो है 0.5, मतलब कि उसका पॉइंट यहाँ पे आएगा। वैसे ही 3.4 के लिए करंट 1 है, 3.4 यानी कि 3 के बाद आएगा, उसके लिए करंट 1 है तो उसका पॉइंट यहाँ पे आएगा। फिर 6.7 के लिए 2 आ रहा है, 6.7 यानी कि 6 के बाद आएगा, उसके लिए 2, मतलब कि यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे डॉट आ जाएगा। फिर उसके बाद 10.2 के लिए 3, 10.2 यहाँ पे कहीं पे होगा, उसके लिए 3, और लास्ट में 4 आ रहा है 13.2 के लिए तो वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप लोगों को ये पर्टिकुलर डॉट्स कनेक्ट कर देने, ठीक है, और आपको यहाँ पे ये ग्राफ मिल जाएगा। साथ साथ में अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V/I होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे तो एक्चुअल में स्लोप निकालना पड़ता है, मतलब कि डेल्टा V बाई डेल्टा I। मैं कोई भी दो रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लेता हूं, जैसे कि 6.7 माइनस 3.4 और डेल्टा आई उसी के करस्पॉन्डिंग देखोगे तो 2 माइनस 1, इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा 3.3 डिवाइड बाई 1, तो रेजिस्टेंस हमारा आएगा 3.3 ओम जितना। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना। फिर पूछा है व्हाट इज सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम जो है वो एक टाइप का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है। किस चीज का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का, ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स सो दैट सर्किट विल वर्क प्रॉपरली। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को इस तरीके से अटैच किया जाता है कि वहां पे सर्किट प्रॉपरली वर्क करे। और हमें ऐसा ही एक सिस्टमैटिक डायग्राम बनाना है जहां पे बैटरी, बल्ब, एमीटर और प्लग की। तो बैटरी पहले हम ड्रॉ करेंगे। बैटरी के अंदर आपको पता ही है पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल ऐसे ड्रॉ करना होता है। इसके साथ एक प्लग की कनेक्टेड है यानी कि स्विच कनेक्टेड होगा।
इसके साथ हमें एमीटर को कनेक्ट करना है, तो एमीटर के लिए ए ऐसा सिंबल ड्रॉ करते हैं। और लास्ट में आता है इलेक्ट्रिक बल्ब हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक बल्ब भी हमने ड्रॉ कर लिया और ये सब कुछ हो गया हमारा कनेक्टेड। यहाँ पे लेबलिंग करना जरूरी है, अदरवाइज फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेबलिंग भी कर दोगे। हमारा एमीटर है और ये हमारा बल्ब है, तो इस तरीके से ये डायग्राम भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर है चिमन भाई's हाउस caught fire due to overloading in the electric circuit, taking which precautionary measures this accident should have been averted। चिमन भाई के घर पे इलेक्ट्रिक सर्किट में ओवरलोडिंग की वजह से आग लगती है, ओवरलोडिंग से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो एक साथ बहुत सारे डिवाइसेस को सेम सॉकेट में नहीं रखना चाहिए। जैसे कि 3 पिन्स आती है, आपने देखा होगा, वहां पे चार्जर कनेक्ट करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो 3 पिन के साथ अगर आप हैवी डिवाइसेस को कनेक्ट करोगे जो ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं तो आग लगने का चांस रहता है। साथ साथ में the appliances that are malfunctioning should not be connected to the socket। ऐसा कोई अप्लायंस जो खराब हो चुका है उसको भी सॉकेट में नहीं कनेक्ट करना चाहिए कहीं पे भी। और मल्टीपल हाई पावर कंजम्पशन डिवाइसेस शुड नॉट बी कनेक्टेड एट द सेम टाइम। एक साथ बहुत सारे ऐसे हाई पावर कंज्यूम करने वाले डिवाइसेस भी कनेक्ट नहीं करने चाहिए। फिर है व्हाई इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर अ कंसर्न फॉर अस। ओजोन लेयर जो है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारे सन से अर्थ के ऊपर आती है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इन सब अल्ट्रावायलेट रेज से हमें ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है, इसलिए अगर वो डिप्लीट हो जाएगी तो हमारे लिए कंसर्न होगा। फिर है व्हाट इज द रोल ऑफ डीकंपोजर्स इन द इकोसिस्टम। डीकंपोजर्स जो है वो रिसाइकल करने का काम करते हैं न्यूट्रिएंट्स का। साथ साथ में दे मेक अ रूम फॉर अ न्यू लाइफ इन द बायोस्फीयर बाय डिकेइंग द डेड। जो भी डेड एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनकी बॉडी को वो डीके करने का, उनको खत्म करने का काम करते हैं। साथ साथ में दे कंट्रीब्यूट टू द री इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इनटू द मॉइस्चर, सॉइल एंड एयर। साथ साथ में जो डीकंपोजर्स है वापिस से सॉइल के अंदर मॉइस्चर को रीगेन करने का भी काम करते हैं। हाउ आर दी एल्वियोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई जो है वो एक थिन वॉल से बना हुआ क्लोज नेटवर्क होता है। ये एक बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो हमारे जो लंग्स है वो मैक्सिमम अमाउंट में गैस को एब्जॉर्ब कर पाएंगे और एक्सचेंज कर पाएंगे। फिर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है बार मैग्नेट के लिए। बहुत सिंपल डायग्राम है, आप लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होगी, साउथ पोल पे वो एंड होगी। नेक्स्ट है सेक्शन सी के क्वेश्चन जो 3 मार्कर्स होते हैं जिसमें एनी 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। 38 में हमें एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। यहाँ पे हमें सारे स्टेप्स भी शो करने हैं। सबसे पहले आप लोग नोटिस करोगे तो लेफ्ट साइड में Fe1 है, राइट साइड पे Fe3 टाइम्स है। इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें लेफ्ट साइड में Fe को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो बन जाएगा 3Fe। इससे हमने क्या किया, Fe को बैलेंस कर दिया। अब हाइड्रोजन देखोगे तो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे 2 है तो वो ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन आप देखोगे तो राइट साइड पे 4 है, इस साइड पे सिर्फ 1 है। तो बैलेंस करने के लिए हमें लेफ्ट साइड पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास अब ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन उसकी वजह से हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो चुका है। अब हाइड्रोजन आप काउंट करोगे तो 8 है, यहाँ पे 2 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें राइट साइड पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट वहां पे भी हमारे पास 8 हाइड्रोजन हो जाए। अब आप सारे कंपोनेंट्स काउंट करोगे तो इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स ये अब हमारा बैलेंस इक्वेशन हो चुका है। अब नेक्स्ट पूछा है बाय विच केमिकल प्रोसेस इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स डिटरमाइंड।
हम कौन सी केमिकल प्रोसेसेस से रिएक्टिविटी सीरीज मेटल की डिफाइन करते हैं, तो हम वहां पे मेटल को वाटर, एसिड्स और दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवा के हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव। सेकंड, हमें उसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और लास्ट में पूछा है हाउ आर द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज एक्सट्रैक्टेड। जो भी टॉप में मेटल्स प्रेजेंट होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। उनके ऑक्साइड्स को या तो उनके जो सल्फाइड्स हैं उनको वहां से रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हम हीट करके प्योर मेटल को ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यूज की जाती है। हम वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का यूज करके उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव एग्जांपल। हमें सबसे पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंस लिखना है। तो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। मेटल्स जो है वो एसिड में से हाइड्रोजन को इजीली रिमूव कर लेते हैं, नॉन मेटल्स जो है वो हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर सकते। मेटल्स जो है वो इजीली क्लोराइड बना लेते हैं बाय आयनिक बॉन्ड, नॉन मेटल्स जो है वो क्लोराइड बनाते हैं यूजिंग कोवालेंट बॉन्ड। साथ साथ में मेटल जो है वो वाटर में से हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, नॉन मेटल उसको रिमूव नहीं कर सकते। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरीके से बिहेव करते हैं। इसके दो एग्जांपल हमें याद रखने हैं, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। फिर हमें ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम बनाने का पूछा है और फोर ब्रेन के बारे में लिखना है। तो ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम जैसे आपको यहाँ पे दिखाया है वैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। फोर ब्रेन जो है वो हमारे ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो एज अ सेंट्रल रोल प्ले करता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव एक्टिविटीज हो गए, सेंसरी और एसोसिएटिव फंक्शंस हो गए, वॉलेंटरी मोटर एक्टिविटीज हो गए, उन सबको ये देखता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। फिर पूछा है डिस्क्राइब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड हाउ दे कैन बी अवॉइडेड एंड स्टेट इट्स रेमेडीज। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो है वो एक्चुअल में सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पर्सन टू ऑर्गेनिज्म। ये बैक्टीरिया, वायरस या तो पैरासाइट्स की वजह से हो सकती है। इसके एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। हम कैसे इससे बच सकते हैं तो उसकी भी मेथड्स आप लोगों को यहाँ पे मेंशन की गई है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट मेथड्स है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। फिर पूछा है बडिंग आपको, लेकिन ये एक्चुअल में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इन्होंने 3 मार्क्स में पूछ लिया है। बोर्ड के अंदर ऐसा नहीं होगा क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए कि बहुत शॉर्ट ही बनेगा। बडिंग जो है वो एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड होता है जहां पे ऑर्गेनिज्म जो है वो बर्ड के थ्रू डेवलप होता है फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल है हाइड्रा और यीस्ट। प्लेन मिरर क्या है? तो प्लेन मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो ऑब्वियसली प्लेन ही होगी। इसके पीछे जो है वो सिल्वर नाइट्रेट या तो एल्यूमिनियम का लेयर जो है वो ऐड किया जाता है किसी भी ग्लास के ऊपर। अब प्लेन मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, ये याद रखना पड़ेगा। प्लेन मिरर में इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम होती है। प्लेन मिरर में इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनती है और साथ साथ में लेटरली इन्वर्टेड बनती है, मतलब कि जो लेफ्ट है वो राइट बन जाता है और जो राइट है वो लेफ्ट बन जाता है। फिर हमें पूछा है कॉन्वेक्स लेंस के टर्म्स में हमें यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करना है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? तो इट इज अ पॉइंट एट विच रिफ्रैक्टेड रे, आप लोग लिख देना अपने नोटबुक के अंदर,
refracted ray passes through after refracting from lens। ठीक है, refracted ray passes through after refracting through the lens, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है फोकल लेंथ, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर जिसको हम O कहते हैं, एंड प्रिंसिपल फोकस, उसको हम कहते हैं हमारा फोकल लेंथ। और थर्ड में हमें पूछा है प्रिंसिपल एक्सिस, सो द imaginary line that passes through optical center, it passes through optical center horizontally is called principal axis। तो ये आपको डेफिनेशंस याद रखनी। अब पूछा है 46 के अंदर, why are the coils of toasters and electric irons made of alloys rather than pure metal। आपने देखा होगा कि टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन की जो कॉइल्स हैं जो वो एलॉयज से बनाई जाती है। ऐसा क्यों? बिकॉज एलॉयज के पास होता है हाई रेजिस्टेंस और वो इजीली मेल्ट नहीं होते, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अगर हम प्योर मेटल को यूज करेंगे वहां पे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, इसकी वजह से पूरी की पूरी कॉइल बर्न हो सकती है, जल सकती है। इस चीज से प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं वहां पे एलॉयज को। तो नेक्स्ट हमें पूछे सीरीज कनेक्शन को हम डोमेस्टिक सर्किट में यूज नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि सीरीज कनेक्शन को अगर हम यूज करेंगे और एक पर्टिकुलर कंपोनेंट हमारे घर का खराब हो जाएगा तो पूरी की पूरी सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगी। सीरीज कनेक्शन के अंदर ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट भी हो सकता है, आग भी लग सकती है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, सारे के सारे डिवाइसेस को इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि 220 वोल्टेज मिलता है, जिसकी वजह से सारे के सारे कंपोनेंट अच्छे से काम करते हैं। तो ये रीजन की वजह से हम सीरीज कनेक्शन को यूज नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन डी के क्वेश्चन जिसमें एनी फाइल लिखने होते हैं। फर्स्ट पूछा है कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन but cannot be categorized as acid, describe an activity to prove। हमारे पास अल्कोहल्स और ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन है लेकिन फिर भी वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करते, या तो एसिड नहीं है, हमें एक्टिविटी के थ्रू बताना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज एसिड के अंदर जो है H+ आयंस रिलीज होते हैं जब हम वो एसिड के अंदर वाटर को ऐड करें, तो वो जो H+ आयन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने का काम करते हैं। जबकि हम अल्कोहल और ग्लूकोज की बात करें उसके अंदर जब हम उसके अंदर जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो वहां पे H+ आयंस डिसोसिएट नहीं होते, और अगर H+ आयंस डिसोसिएट नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे नेल्स दिखाई दे रहे हैं, आपको रबर स्टॉपर दिखाई दे रहा है, और उसके साथ हमने बैटरी के साथ बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है। जब हम यहाँ पे HCl के सॉल्यूशन को लेते हैं तो ये बल्ब ग्लो होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे H+ आयन रिलीज होता है। लेकिन जब हम यहाँ पे HCl सॉल्यूशन की जगह पे अल्कोहल का सॉल्यूशन लेंगे या तो ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेंगे तो वहां पे हाइड्रोजन एटम या तो हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट नहीं होंगे, और हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट नहीं होंगे तो बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। फिर हमें पूछा है नेम द सब्सटेंस यूज्ड इन किचन टू मेक सॉफ्ट एंड क्रिस्पी पकोड़ास। तो वो बनाने के लिए आपको पता ही है बेकिंग पाउडर यूज किया जाता है, ठीक है, जिसको कहा जाता है NaHCO3, उसको यूज करते हैं। हमें उसका प्रिपरेशन लिखना है तो प्रिपरेशन के लिए आपको पता ही है कि ये वाला पर्टिकुलर रिएक्शन आप लोग याद रखोगे, ठीक है। और उसके यूजेस, तो बेकिंग सोडा जो है वो एसिडिटी
रिड्यूस करता है हमारे बॉडी के अंदर, वो एज एन एंट एसिड वर्क करता है। साथ साथ में हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है तो भी हम उसको यूज कर सकते हैं। साथ साथ में सोप बनाने के लिए और फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी इसका यूज किया जा सकता है। अब हमें यहाँ पे जो कंपाउंड दिए हैं उसके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको ब्रोमीन दिखाई दे रहा है और है हमारे पास 4 कार्बन वाली चेन जिसको ब्यूटेन कहते हैं। हम यहाँ पे कार्बन का नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। सेकेंड नंबर पे ब्रोमीन है इसलिए हम लिखेंगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन, बिकॉज 4 कार्बन वाला। फिर है हमारे पास अगेन 4 कार्बन वाला लेकिन CHO पार्ट है जिसको एल्डिहाइड कहते हैं और एल्डिहाइड में पीछे Al आता है क्योंकि अगेन ये 4 वाला है इसलिए हम इसको लिखेंगे ब्यूटेनाल। फिर है हमारे पास 1 2 3 4 अगेन 4 वाला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्यूटेनॉन क्योंकि ये एक कीटोन ग्रुप है तो हम लिखेंगे ब्यूटेनॉन। और लास्ट वाला जो है वो 3 कार्बन वाला है और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम लिखेंगे प्रोपेनोइक एसिड क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए आएगा ओइक एसिड पीछे। अब स्टोमेटा का डायग्राम बनाना है और कैसे फोटोसिंथेसिस होती है उसके बारे में लिखना है। तो स्टोमेटा जब ओपन होता है तो गैसेस वहां के थ्रू एक्सचेंज होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो लाइट एनर्जी जो है वो क्लोरोफिल एब्सॉर्ब करता है। साथ साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी जो है वो बाद में फूड बनाती है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज है आप लोगों को याद रखनी। अब है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखो आप लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमें अब देखना है और उसमें 2 प्रोसेसेस होती है, दैट इज माइक्रोफिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन। तो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन जिसको हम माइक्रोफिल्ट्रेशन भी कहते हैं वो जो हमारा पार्ट है ग्लोमेरुल्स उसके थ्रू होता है। साथ साथ में यहाँ पे 3 लेयर्स होती है इसके टाइम पे, दैट इज एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, एंडो एपिथेलियम ऑफ ग्लोमेरुल, ब्लड वेसल्स एंड द मेम्ब्रेन बिटवीन 2 लेयर्स। ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है तो एक्टिव और पैसिव टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होता है और 99% ऑफ फिल्ट्रेट जो है वो रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू रीएब्सॉर्ब हो जाता है। अब हमें बताना है कि कौन सा रूल यूज होता है जब कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट करता है। तो वहां पे हम यूज करते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। और मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल में आपको पता ही है हम करंट की डायरेक्शन में हमारे थंब को रखते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर बेंड होती है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। साथ देखो ये आप लोगों को ऑलरेडी ये रूल मैंने आपको बता दिया है। साथ साथ में हमें ये भी बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दे, लार्जर बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी। साथ साथ में अगर हम नंबर ऑफ कॉइल्स को इंक्रीज कर देंगे तो भी हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। फिर हमें डिस्पर्जन के बारे में पूछा है जिसको स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट कहा जाता है। डायग्राम के थ्रू बताना है। ये रहा आपके पास डायग्राम। जब भी व्हाइट लाइट जो है वो प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है जिसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। विबग्योर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम रेनबो कलर्स भी कहते हैं। सबसे नीचे वायलेट लाइट इसलिए आती है बिकॉज उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। सबसे ऊपर रेड लाइट इसलिए आती है बिकॉज उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है वो सबसे कम डेविएट होता है, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है वो सबसे ज्यादा डेविएट होता है। इस तरीके से यहाँ पे डिस्पर्जन यानी कि रेनबो का फॉर्मेशन होता है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओजोन लेयर कैसे फॉर्म होती है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो अभी ओजोन लेयर डिप्लीशन का हमने देखा 2 मार्क्स में, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है जब भी क्लोरीन एटम जो है
वो अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में, सॉरी, जब अल्ट्रावायलेट रेज सन की ऑक्सीजन एटम के ऊपर इंसिडेंट होती है तो O2 का ब्रेकडाउन होता है इनटू ऑक्सीजन एटम, और उसमें से एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके O3 का फॉर्मेशन करता है। मतलब कि O3 की लेयर को ही हम कहते हैं हमारी ओजोन लेयर। क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो ऑब्वियसली उसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है, बिकॉज इट कंटेन्स अल्ट्रावायलेट रेज। सन से जो रेज आती है वो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, वो हमारी बॉडी को हार्म कर सकती है। इससे प्रोटेक्ट करती है हमें ओजोन लेयर, इसलिए वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को सब कुछ परफेक्टली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 6 का। अंटिल देन, गुड बाय एंड हैव फन।